Rahim. My name is Gulrez and I am going to teach you a lab of linear circuit analysis. आप जानते हैं कि इस कोविड-19 के अंदर हम ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले वीक जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था वोल्टेज डिवाइडर रूल, जबकि इस दफ़ा आपके पास जो ऑब्जेक्टिव गिवन है वो है टू वेरीफाई एंड स्टडी अबाउट किरचॉफ करंट लॉ, जिसे आप आम अल्फाज में KCL बुलाते हैं। ऑपरेटर्स जो है वो आपके सामने गिवन है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से हम इसको सिमुलेशन बेस्ड के तौर पर परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए आपको इस ऑपरेटर्स की बजाय सहारा लेना होगा प्रोटियस नाम के एक सॉफ्टवेयर का। आई होप सो कि आपने वो डाउनलोड कर लिया हुआ, इसमें भी आज वही यूज़ होगा। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of current entering any junction is equal to the algebraic sum of current leaving that junction। बिल्कुल समझ नहीं आया हमें, क्योंकि हमें इसलिए समझ नहीं आया कि हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है, या अगर समझ भी आ गया तो उस लेवल का नहीं आया। कहना क्या चाह रहा है कि किसी एक साइड पर जब करंट एंटर होता है, जैसे कि नीचे सर्किट डायग्राम दी हुई है, अगर मैं इसको नीचे करूँगा आपके सामने एक सर्किट डायग्राम आएगी। इस स्टेटमेंट को ज़रा ज़हन में रखें। कहना क्या चाह रहा है कि जहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है वो इक्वल होगा आगे जहाँ ऊपर 2 लिखा हुआ है, एक जगह पे 3 लिखा हुआ है और एक जगह पे 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, ये लॉ अप्लाई ही पैरेलल में होगा। तो एक साइड से जहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी से करंट चला है, तो आगे जाकर जो डिवाइड हो रहा है वो इक्वल होगा टोटल करंट के। आसान लफ्ज़ों में, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग is equal to the current that is leaving that junction। अब जंक्शन या नोड क्या है? अगर आप 2 को देखें या 3 को देखें, ये रजिस्टर्स ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहाँ पर करंट के पास एक रास्ता आगे जाने का है और एक रास्ता नीचे जाके फिर वापसी बैटरी के साइड पर जाने का है। ऐसी जगह पर आपका KCL अप्लाई होगा। ये समेशन से भी हम देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। अगर हम फार्मूले की बात करें, I1 is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal to 0। कहना क्या चाह रहे हैं कि जो करंट आपका एंटर हो रहा है किसी एक जंक्शन के ऊपर, और जब वो लीव कर रहा है तो दूसरी साइड के ऊपर वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो टोटल करंट के इक्वल रहेगा। इस टेबल को एक दफ़ा पढ़ लें। जब हम ये प्रोटियस में परफॉर्म कर रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो मैं ये साथ साथ बताता रहूँगा कि हमने बेसिकली इसको अप्लाई कहाँ करना होता है और KCL है क्या। इस टेबल को एक दफ़ा आप नोट डाउन कर लें अपने पास, ये आपके काम आएगा। जी, तो अभी तक आपने पार्ट 1 में देखा कि KCL क्या है। KCL को मज़ीद समझने के लिए हम परफॉर्म करेंगे इसे प्रोटियस के ऊपर। आई होप सो कि आपने ये डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर होता है जो सिमुलेशन परफॉर्म करता है किसी भी सर्किट की। आपने इसके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद कोई भी वर्जन आपके पास जो हो, हमें पता है हम नाम न्यू प्रोजेक्ट का कोई भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन को छेड़े बगैर। डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है, पाथ कोई भी चूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट चले जाएं। इस वक्त आपको स्कीमेटिक की ज़रूरत है, तो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट चले जाएं। PCB लेआउट की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। PCB आप समझते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इस वक्त आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन को भी नेक्स्ट करके जब यहाँ पर राइट का क्लिक आ जाए तो आपने फिनिश कर देना। इस तरह की विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगी। याद रहे कि KCL है क्या, एक्सपेरिमेंट क्या है। हमारा एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी एंड वेरीफाई किरचॉफ करंट लॉ। KCL को समझना है हमने आज। पिछली दफ़ा हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल को समझा था। ये रूल्स क्यों हैं आखिर, बेसिकली इनका मकसद क्या है? बहुत सारे सर्किट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप ओहम्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं और आपको रेजिस्टेंसेस मालूम पड़ जाती हैं, करंट मालूम पड़ जाता है, वोल्टेज मालूम पड़ जाता है। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे कॉम्प्लेक्स भी तो हैं जिसके अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन भी है, पैरेलल कम्बिनेशन भी है, या इन दोनों का कम्बिनेशन है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हमें कुछ रूल्स चाहिए जिसके तहत हम वोल्टेज जान सकें, रेजिस्टेंसेस को जान सकें, अननोन करंट जो फ्लो कर रहा है
उसकी वैल्यू को जान सकें। यही ये स्टेटमेंट जो हमने पहले पार्ट में देखी है वो यही बता रही है कि अलजेब्रिक सम जो है करंट एंटर कर रहा हो किसी एक जंक्शन के ऊपर, वो इक्वल होता है वहाँ से लीव करने के सम के बराबर। जैसे कि यहाँ से इस जगह से आई टोटल एंटर हुआ, लेट्स से कि यहाँ से 30 मिली एम्पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए इस 2 वाली जगह पर। जब वो पहुँचे तो उनके पास एक रास्ता था कि वो यहाँ से होते हुए फिर वापस चले जाएं, बैटरी के पास एक्साइट हो जाएं। एक रास्ता उनके पास ये था कि वो यहाँ चले जाएं, यहाँ से फिर इस रास्ते से होते हुए वापस चले जाएं, और एक रास्ता उनके पास जो आखिरी बचता है वो ये है कि वो यहाँ से होते हुए वापस चले जाएं। अब एज अ रिज़ल्ट जब बैटरी एक्साइट करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते को अपना लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते को अपना लेंगे, कुछ आगे चले जाएंगे। तो ये जो 2 और 3 है ये बेसिकली एक नोड को जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक से ज़्यादा रास्ता है, या तो नीचे या फिर आगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज़्यादा रास्ता है, या तो नीचे फिर आगे। इस जगह को आप जंक्शन बुलाते हैं जो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, या नोड बुलाते हैं, या ब्रांच बुलाते हैं। इन सब का नाम एक है। अब कहने का मकसद क्या है कि अलजेब्रिक सम लेट्स से यहाँ से 10 एम्पेयर का करंट गया या 20 एम्पेयर का गया, तो वो एंटर हो रहा है किसी भी जंक्शन के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर एंटर हुआ, तो वो इक्वल होगा अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो यहाँ से अगर 20 एम्पेयर या 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटर हुए हैं तो 10 चले जाएंगे यहाँ, 10 चले जाएंगे इस जगह पर आगे की तरफ। एज्यूम कर लें आप कुछ डिवाइड यहाँ हो जाएंगे, कुछ यहाँ हो जाएंगे, लेकिन इनका अलजेब्रिक सम इस लूप के अंदर, ये सारे के सारे लॉज जो हैं वो विद इन क्लोज लूप अप्लाई होते हैं। तो क्लोज लूप के अंदर जो आपका सम रहेगा, नेट सम, वो सेम रहेगा। इस फार्मूले को एक दफ़ा देख लें कि जो समेशन ऑफ आई है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि इन सब का नेट सम वो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस बात का फिर ध्यान रहे कि ये क्लोज लूप के लिए है। तो अगर आप ये देख लें कि ये टोटल करंट है तो ये तीनों ब्रांचेस के इक्वल है, ठीक है। और जब इसको मैं इस साइड पर लेकर आऊँगा, टोटल करंट माइनस फिर टोटल अगर 10 था तो ये पूरा मिलके 10 बन जाए, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 ही होगा। किरचॉफ करंट लॉ बेसिक बैकबोन है किसी भी सर्किट के अंदर करंट को जांचने के लिए। जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस बनी हैं ये बेसिकली इस जर्मन साइंटिस्ट की काम का नतीजा है कि आज आप इतना आगे पहुंच चुके हैं। इसको परफॉर्म करते हैं और समझते हैं प्रोटियस के तरीके से। इस प्रोटियस को मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। प्रोटियस को खोलने का तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ। मे भी काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को पिकअप ना किया हो। प्रोटियस कोई भी डाउनलोड करेंगे आप, फिर से इस तरीके को देख लें। इसको ऐसे ऑन करना है। पहले बता चुका हूँ इसका तरीका इस वीडियो में भी और पहले भी। इसको फॉलो कीजिएगा दोबारा स्लो करके, आप देख सकते हैं इसे। अच्छा, मैं इस जगह पर आ गया। अब इस सर्किट को आपने याद रखना है। इस सर्किट को हमने बनाना है। इसमें हमें क्या चीज़ें दरकार हैं? बैटरी, रजिस्टर्स और करंट जांचने के लिए एमीटर। ये याद है कंपोनेंट मोड हमें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट इस जगह पे स्पी के ऊपर क्लिक करें तब भी। बैटरी लेता हूँ मैं, मल्टी सेल की बैटरी मैंने सेलेक्ट कर ली। रजिस्टर्स, पता है कि रजिस्टर्स किस लिए सिलेक्ट होते हैं किसी भी सर्किट के अंदर? हीट जो जानी है डायरेक्टली वो इसमें से पास होकर जाए ताकि हमारा आगे लगा हुआ इक्विपमेंट ज़ाया ना हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और तीसरी चीज़ जो आखिरी चीज़ है, पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। याद रखिएगा कि हमें बैटरी रिक्वायर्ड है और हमें रिक्वायर्ड है एक डीसी एमीटर, और उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस जगह से, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन मोड है।
डीसी एमीटर मैंने सेलेक्ट कर लेना है, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा डीसी एमीटर। डीसी एमीटर को मैं इस बैटरी से मिला दूँगा। अच्छा, मुझे चाहिए अब रजिस्टर। मैं इस रजिस्टर को कॉपी भी कर सकता हूँ यहीं से, तो मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा इसको। अब ये सीरीज़ की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कर लें इसको क्लॉकवाइज, या आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। थोड़ा सा नीचे लें इसको खूबसूरती के लिए। मैं सर्किट को कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। केसीएल कब अप्लाई होता है? जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर हों। रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर हों, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल के अंदर नहीं होंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको अप्लाई करने का। ये रेजिस्टेंस मैंने इसलिए डिलीट की थी कि वो हमारे पास सही वर्क नहीं कर रही थी। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ क्लॉकवाइज फिर से। अब ये ठीक है। इसको पैरेलल हमने लगाना है, कम्बिनेशन केसीएल का बनेगा ही तब। अगर मैं अब इसको ऐसे रन कर दूंगा तो टोटल करंट यहाँ पर शो हो जाएगा, बैटरी ने जो एक्साइट करके भेजना है। लेकिन चूँकि हमें तो अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस चाहिए, एक रेजिस्टेंस मैं फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तीसरा रेजिस्टर आप लगाएंगे खुद पैरेलल में। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अलजेब्रिक सम सेम है? यहाँ से जो करंट गुजरेगा वो यहाँ पे उतना ही डिवाइड हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इस वायर को डिलीट कर दूंगा। मैंने राइट क्लिक किया है और इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं ये चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगा ये मैंने कैसे किया, ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसको प्लीज़ काइंडली देख लीजिएगा। डीसी एमीटर हमारे पास गिवन है, इसको मैंने यहाँ पर लगा देना है। याद रहे कि इसकी डायरेक्शन देखिएगा कि डायरेक्शन आपके पास सही रहे। इसको रोटेट करना है आपने क्लॉकवाइज। और आपने मिला देना है यहाँ पर। जब आप मिला देंगे तो इस सर्किट को फिर आपने रन करना है। अब इस सर्किट को आपने जब रन करना है बेसिकली, तो वो उस जगह से करना है। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 180 के बराबर आपके पास एम्पेयर आ रहे हैं। और आपके पास जो R1 के अक्रॉस जो एम्प है वो 90 शो कर रहा है और इधर भी 90 शो कर रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी तक हमने बैटरी की वैल्यू तो सिलेक्ट की हुई है, लेकिन रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं की हुई। ऐसे में अगर हम किसी डिवाइस को आगे लगाते तो वो जल जाती, इसलिए हम 220 की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं जस्ट इन केस। हमने 220 के रजिस्टर ले लिए, आप 220 का तीसरा रजिस्टर भी ले सकते हैं आगे। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एम्प्स 0.08 वही जो इतने ज़्यादा जा रहे थे वो अब 0.08 एम्पेयर के तौर पर आपके पास आ गए हैं। अब जब करंट एंटर हो रहा है इस जगह के ऊपर, वो डिवाइड कर रहा है इन दो जगह के ऊपर।
टोटल करंट आया 0.08 एम्पेयर के फॉर्म में। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट की है आपने पैरेलल में, क्योंकि करंट मेजर ही जो है वो पैरेलल में किया जाता है या सीरीज़ में किया जाता है। करंट अगर मेजर करना हो तो वो सीरीज़ में किया जाता है, लेकिन जब आपने करंट डिवाइड होकर मेजर करना हो तो वो पैरेलल में किया जाता है। आपने एम्पेयर मीटर जो है यहाँ पे R1 और R2 के क्रॉस पे लगा दिए और एक बैटरी के क्रॉस पे लगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए वो 0.08 एम्पेयर के बराबर थे। वो जब इस जंक्शन के ऊपर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए, कुछ यहाँ पर चले गए, लेकिन इनका नेट सम सेम रहा है। अब अगर मैं इस टेबल को देखूं तो होगा क्या कि मैं पहले 9 वोल्ट की बैटरी लूँगा प्रोटियस के अंदर। प्रोटियस के अंदर अगर मैंने जब 9 वोल्ट की बैटरी सेलेक्ट कर दी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी यही रीडिंग इससे मिलती जुलती, अगर आप रेजिस्टेंस की ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी। अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लूँगा तो कुछ और होगा, 16 वोल्ट की बैटरी लूँगा तो रीडिंग जो है वो कुछ और होगी। इसी तरह आपने जब इस टेबल को फिल करना है तो तकरीबन 4 वैल्यूज़ आपके पास या 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए बैटरी की वैल्यूज़ चेंज करते हुए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी। याद रखिएगा कि आपने रेजिस्टेंस की जो आपने जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स लेने हैं रजिस्टर्स के वो 3 हों या 3 से ज़्यादा हों, 3 तो एटलीस्ट ज़रूर हों, ताकि आप वेरीफाई कर सकेंगे KCL जो आपने पढ़ा है और वाकई ऐसा होता भी है कि नेट सम जो है वो बराबर होता है ब्रांचेस के ऊपर जो डिवाइड हो रहा करंट। तो फिर इस तरह IR1 के अक्रॉस आपको पता चल जाएगा कि ये 0.04 आ रहा है, वो यहाँ लिख देंगे। IR2 के अक्रॉस जो करंट आ रहा होगा, जो इस केस में 0.04 है, वो लिख देंगे, और IR3 जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो लिख देंगे। फिर इनका नेट सम आप जब जमा करेंगे तो वो मिली एम्पेयर में क्या आ रही होगी। अब इस आप एक्सपेरिमेंट को खुद परफॉर्म कर लें इस वीडियो को देखकर, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला मीटिंग में आपसे डिस्कस करूँगा।